Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM online पाठशाला where success begins. This video is related to fluid mechanics. फ्लूइड मैकेनिक्स की अपनी ये सीरीज़ चल रही थी, इसमें हमने यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ तक हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में इस यूनिट नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। इसमें सबसे पहला अपने पास जो टॉपिक आता है वह है वेपर प्रेशर एंड केविटेशन। ये वेपर प्रेशर और केविटेशन वगैरह क्या होता है। तो देखो, इसको समझने से इसको इस तरीके से समझो आप कि जब भी हमारा एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर, मान लो कहीं पर फ्लो हो रहा है, कोई पानी वगैरह का फ्लो होगा ना, पहले तो ये समझो कि केविटी क्या होती है। केविटी क्या होती है समझो। आपने देखा होगा कोई झरना वगैरह होता है ना, अब ऊपर से पानी गिरता रहता है, तो जो पानी नीचे गिरता है तो उसमें थोड़े थोड़े बबूले उठने लग जाते हैं ना, थोड़े थोड़े बबूले वगैरह होने लग जाते हैं, वही क्या होती है, केविटीज़ होती है। ओके तो ये इसमें ये समझेंगे कि केविटी जनरेट कब होती है। ऐसा क्या होता है फ्लूइड में जिससे केविटी वगैरह जनरेट होने लग जाती है, वो जो बबूले वगैरह हैं वो उठने लग जाते हैं। तो देखो जब भी हमारा कोई फ्लो होगा, कोई भी फ्लो हो रहा है, इस फ्लो का प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर, AFP मतलब एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर। इस फ्लो का एब्सोल्यूट प्रेशर जब भी सेचुरेशन वेपर प्रेशर के से कम हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारी केविटीज़ जनरेट होने लग जाती है फ्लूइड में। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखोगे कि किसी फ्लो के लिए जब भी एब्सोल्यूट प्रेशर कम हो जाएगा, किससे, उस फ्लो के सेचुरेशन प्रेशर से, उस कंडीशन में हमारी केविटीज़ जनरेट होने लग जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, व्हेन एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर फॉल्स बिलो द सेचुरेशन वेपर प्रेशर केविटी इज क्रिएटेड, केविटीज़ आर क्रिएटेड। और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस हो रहा है केविटी जनरेट होने का, कि आपकी वो फ्लो प्रेशर है, एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और सेचुरेशन वेपर प्रेशर के नीचे चले जाएगा। उस कंडीशन में केविटी जनरेट हो जाएगी। ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, केविटेशन बोलते हैं। अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाए, अगर आप मेन एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर है और आपके पास लिखने के लिए आ जाए कि केविटेशन क्या होता है, ये केविटीज़ कब जनरेट होती है, तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि केविटी कब जनरेट होती है फ्लो में। आपको अलग अलग ऑप्शन बना के दे सकते हैं वो, कि एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर बिगर देन सेचुरेशन वेपर प्रेशर, एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर बराबर सेचुरेशन वेपर प्रेशर, एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर लेस देन सेचुरेशन प्रेशर एंड वी कांट से। इस तरीके से आपके पास कुछ भी ऑप्शन बना करके आ सकते हैं। आपको डिटेल्ड चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि जब भी हमारा एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर कम हो जाएगा, किससे, सेचुरेशन वेपर प्रेशर से, उस कंडीशन में केविटीज़ जनरेट होने लग जाती है फ्लो में, और इस फिनोमेना को हम केविटेशन बोलते हैं। अब आप एक चीज़ और समझो। क्या समझोगे कि हमारा जो सेचुरेशन वेपर प्रेशर है ना, किसी फ्लो का सेचुरेशन वेपर प्रेशर है, वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेचुरेशन वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब इससे केविटेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो देखो, हम मान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में, हम क्या मान रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा सेचुरेशन वेपर प्रेशर इतना है, मान लो लेवल है, एक तरीके से इतने लेवल पे है। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई नॉर्मल टेम्परेचर के लिए। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने क्या किया, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने या हमने मिलके क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो सेचुरेशन वेपर प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा क्या। अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर के साथ साथ सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो नेक्स्ट कंडीशन आई उसके अंदर ये हो गया, अपना सेचुरेशन वेपर प्रेशर की वैल्यू ये हो गई। ओके, इनिशियली कम थी और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सेचुरेशन वेपर प्रेशर की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। और हमारी जो एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर है वो मान लो कुछ ये है, एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर कुछ इस लेवल के ऊपर है हमारा, है ना। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि ये यहाँ पर केविटीज़ के ऊपर जो केविटी जनरेट हो रही है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का, टेम्परेचर का। तो देखो, ये जो एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर है वो धीरे धीरे मान लो कि नीचे आएगा, इसको हम नीचे लेके आएंगे। ओके, ये धीरे धीरे नीचे आएगा। तो देखो, ये नीचे आते 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 इसके नीचे पहले आएगा ना, इसके नीचे आएगा। तो जैसे ही इसके नीचे आएगा यहाँ पर केविटीज़ जनरेट होने लग जाएगी। ये एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर है, इसकी वैल्यू नीचे आती आती जैसे ही इस कंडीशन के नीचे आएगी ये वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगी, केविटीज़ जनरेट होने लग जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर केविटी जनरेट अभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे थोड़ी आया वो। फिर और नीचे आते 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 जैसे ही इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर भी फिर क्या होगा, केविटीज़ जनरेट होने लग जाएगी।
होने लग जाएगी। तो आप ये बताओ कि इस कंडीशन में केविटी पहले जनरेट हो रही है या इस कंडीशन में पहले जनरेट हो रही है केविटी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता लग रहा है कि इस कंडीशन में केविटी पहले जनरेट हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने से केविटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहाँ तो नॉर्मल टेम्परेचर है और यहाँ पर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया उस कंडीशन में केविटी पहले ही जनरेट हो गई और जो नॉर्मल टेम्परेचर था उस पर केविटी बाद में जनरेट होगी। तो नॉर्मल तरीके से हमें ये समझ आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेचुरेशन वेपर प्रेशर बढ़ेगा और सेचुरेशन वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ केविटेशन ज़्यादा हो जाएंगे, केविटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। दस चांसेस ऑफ केविटेशन आर मोर एट हाई टेम्परेचर। तो जो केविटेशन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। कैसे बढ़ते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी की। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे। ये देखो, ये अपना चैप्टर का नाम ही है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में, फिर यूनिट नंबर सेकंड में, फिर आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें सारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक हमने क्या कवर कर लिया, वेपर प्रेशर एंड केविटेशन, कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और वेपर प्रेशर का फिर केविटेशन वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक तरीके से फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ही है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करेंगे वो है बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं के से और कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं बीटा से। ये जो बल्क मॉडुलस है ये मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बता रखा है, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने बल्क मॉडुलस पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। या तो आप इस तरीके से बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन मोस्टली मैंने आपको यही बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। सेम टू सेम चीज़ यहीं यूज़ होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सेम टू सेम चीज़ यूज़ होती है। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या डिफरेंस आता है वो बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज़ और समझो कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया था ये 100 में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन का यही तो फॉर्मूला होता है। अगर मान लो हम लेंथ की बात कर रहे हैं कि लेंथ वाइज स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ मतलब DL, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूला यही होता है। वॉल्यूम के केस में बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात होने लग जाएगी, लेंथ के केस में बात करेंगे तो लेंथ की बात होने लग जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया, DV मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन V ओरिजिनल वॉल्यूम। बस अब देखो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसमें बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो स्ट्रेस है तो सोम में तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस वगैरह लगते हैं, और फ्लूइड में प्रेशर की बात होती है ज़्यादातर। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेस की जगह हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया यहाँ पर प्रेशर। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो तो यहाँ पर सेम है, DV अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या लग जाता है, एक माइनस साइन लग जाता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, K इजिक्वल्स टू माइनस DP अपॉन DV बाई V, ये होता है। ओके, अब देखो एक फॉर्मूला हो, अब देखो इसका कुछ डेरिवेशन वगैरह होता है और हम जो बल्क मॉडुलेशन है उसका फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। डेरिवेशन के ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम जो सीरीज चल रही है अपनी ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। SSC JEE के लिए प्री या फिर स्टेट लेवल पे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, या फिर इंडिया में आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल टाइप के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। थ्योरी के क्वेश्चंस आप इससे कवर कर जाओगे, लेकिन हम इस सीरीज़ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं बड़े बड़े, वो कवर नहीं करेंगे। इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप उसके लिए मेन एग्ज़ाम के लिए प्रीफर कर सकते हो फॉर न्यूमेरिकल्स। थ्योरी के लिए आप प्रीफर कर सकते हो। ओके, तो फिर एक फॉर्मूला ये होता है, इसका यूज़ करेंगे हम इस फॉर्मूले का, और ये होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो आपको फॉर्मूला पता है। इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके कुछ डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन के ऊपर हम नहीं जा रहे, उनका यूज़ करके बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये आ जाता है।
डी पी अपॉन डी रो अपॉन रो। मतलब ये इनिशियली जो फॉर्मूला था वो किस किस के फॉर्म में था, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में था। उस टाइम पे अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में रिलेशन है बल्क मॉडुलस का, तो साथ में माइनस साइन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर प्रेशर और डेंसिटी के फॉर्म में अगर आपका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, उस कंडीशन में माइनस साइन नहीं आता है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, तो कन्फ्यूज़ मत हो ना आप। यहाँ पर माइनस आ रहा है अगर प्रेशर की फॉर्म में है तो, वो सॉरी वॉल्यूम की फॉर्म में है तो, और यहाँ पर डेंसिटी की फॉर्म में है तो फिर प्लस ही रहेगा, माइनस वगैरह नहीं आएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बीटा की, कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं बीटा से, और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, जो हमने बल्क मॉडुलस अभी पढ़ लिया जस्ट। तो ये फॉर्मूला होता है, तो हमने ये जो फॉर्मूला निकाला आपके सामने, ये वाला निकाला, इसको आप 1 बाय कर दो, यहाँ के की जगह इस फॉर्मूले को उठा करके यहाँ रखो, फिर आप इनको ऊपर नीचे भेजोगे, इनको ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ऐसे करोगे तो बीटा का फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, इनको अरेंज करना है मामूली सा, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो आपके पास फाइनली ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। ये भी रखना, क्या पता वॉल्यूम के केस वॉल्यूम की फॉर्म में आपके पास आ जाए ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना, बल्क मॉडुलस का ये वाला फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का ये वाला फॉर्मूला, और कंप्रेसिबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में वो डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन के होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस बीटा होता है। तो आप इसको 1 बाई में रखोगे तो ये कुछ अरेंज होकर के इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो जो बल्क मॉडुलस है ना, ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और एक होता है एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। अगर हम आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की बात करें तो इस केस में जो अपना के रहेगा, के मतलब बल्क मॉडुलस रहेगा, वो प्रेशर के बराबर होगा, मतलब के बराबर पी होगा इस केस में। ये आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। इस सीरीज में जो कवर करवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने एक जगह कलेक्ट करके उनको अलग से नोट्स बना करके फ्री वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो क्या ध्यान रखना है आपको, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के केस में जो के होता है उसकी वैल्यू होती है पी के बराबर, और जो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता है उस कंडीशन में जो के की वैल्यू होती है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है, वो गामा पी के बराबर होती है, गामा पी के बराबर। तो यहाँ जो गामा है वो क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो गामा है वो क्या है, एडियाबेटिक बल्क कांस्टेंट या फिर एडियाबेटिक कांस्टेंट है ये। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो जो कांस्टेंट लगता है आगे, वो किस कंडीशन में लगेगा, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस के केस में लगेगा। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के केस में कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं लगता, सिंपली आपका के बराबर पी होता है। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है गामा, जो कि एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। अगर आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एडियाबेटिक जो कांस्टेंट होता है इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी, सी पी अपॉन सी वी होता है। ये सी पी क्या है, सी पी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो सी वी है ये क्या है, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, गामा जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है इज अ रेशियो ऑफ सी पी अपॉन सी वी, वेयर सी पी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सी वी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ बताई थी एक चीज़ बताया था वहाँ पर, मैं क्या बताया था कि जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है, वैसे आइडियल फ्लूइड रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक तरीके से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आइडियल फ्लूइड के लिए हम ये मानते हैं कि हमारा जो फ्लूइड होता है ना वो इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड के लिए हम मानते हैं कि इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन हमारा इस फ्लूइड मैकेनिक्स में एक अजम्पशन ये भी रहेगा कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल प्रेशर कंडीशन की बात करें कि हमारा जो फ्लूइड है उसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर लगा हुआ है, उस कंडीशन में जो हमारा रियल फ्लूइड होगा, रियल फ्लूइड भी क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ऐसा हमने माना। वैसे जो रियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, कंप्रेसिबल होता है। लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे कि अगर नॉर्मल प्रेशर लगा हुआ है फ्लूइड के ऊपर, उस कंडीशन में हमारा रियल फ्लूइड भी इनकम्प्रेसिबल होगा। इसलिए यहाँ पर एक नोट लगा के मैंने लिख दिया, फॉर नॉर्मल प्रेशर कंडीशन ऑन लिक्विड, प्रेशर कंडीशन लिक्विड आर कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम विस्कोसिटी की। अच्छा, एक बात और, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे आ रहा है कि वो एरर दिखाता है कभी कभी, किसी किसी स्टूडेंट, सबके नहीं दिखा रहा, किसी किसी के एरर दिखाएगा वो। तो वहाँ पर मैंने साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम नंबर भी लिख रखा है, तो आप टेलीग्राम नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा वहाँ पर। अगर आपसे लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन हो रहा है टेलीग्राम,
जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो वो आप डायरेक्टली कर लेना ज्वाइन। अगर एरर आ रहा है कुछ तो आप मैसेज कर देना मुझे, टेलीग्राम नंबर मैंने वहीं दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के नीचे ही, तो वहाँ पर मैसेज कर देना, मैं आपको ज्वाइन वहाँ पर करवा दूँगा। वहाँ पर मैं क्या PDF वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ, जैसे ये सीरीज चल रही है तो इसकी PDF मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर देना। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर सेंड कर देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले वगैरह ये मैं सेंड करते रहता हूँ, इसलिए वो ज्वाइन कर लेना। कोई पैसे वगैरह तो लग रहे नहीं है, तो ज्वाइन करने में कोई ख़राबी नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, आप खुद ही जानते हो। ठीक है, विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये फ्लूइड है, मान लो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में हो रहा है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो, जैसे नदी है, कोई नदी के अंदर पानी बह रहा है तो वो लेयर्स की फॉर्म में बह रहा है। अगर वेलोसिटी धीरे है तो, अच्छा वेलोसिटी धीरे हो या तेज हो, वो तो लेयर्स की फॉर्म में ही बहेगा। बाकी हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो अलग होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको हर एक चीज़ समझ आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये अपना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मान लो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेयर्स की फॉर्म में होगा फ्लूइड फ्लो। तो ये जो नीचे वाली लेयर है, इस तरीके से फ्लो मत करवाओ आप, ऐसे कन्फ्यूज हो, समझाने में ठीक नहीं रहेगा। मान लो ये अपना सरफेस है, नीचे नीचे वाला सरफेस है, इसके ऊपर अपना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है इतना, कितनी डेप्थ है इसकी, मान लो dy डेप्थ है इसकी, इस dy डेप्थ का फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो ये जो फ्लो हो रहा है ना, ये लेयर्स की फॉर्म में होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है, लेयर्स की फॉर्म में होगा, ये लेयर्स की फॉर्म में होगा। तो लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन लगता है। ओके, लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन तो लगेगा आपको पता है, अगर रियल फ्लूइड होगा तो। और अगर हमारा आइडियल फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड में तो फ्रिक्शन वगैरह लगता है नहीं है बीच के अंदर, विस्कोसिटी वहाँ पर जीरो होती है, जो मैंने वहाँ पर आपको वेलोसिटी डायग्राम है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया रखा है। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी बनती है, रियल फ्लूइड की अलग होती है और आइडियल फ्लूइड की अलग होती है। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर से देखोगे ना सारे, तो आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। अगर आप बीच बीच के लेक्चर से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, इसलिए कंटिन्यूस सीरीज देखना जरूरी है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है वैसे तो, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनल फ्रिक्शन लगेगा, जो ये इस लेयर की जो नीचे वाली सरफेस है, ये स्टेशनरी सरफेस है उसके बीच में, और इसके पास में जो फ्लूइड की लेयर है उसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। ओके, अब ये उसके ऊपर वाली लेयर है, उसके ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन थोड़ा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस वाली लेयर के ऊपर डायरेक्टली ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, ये फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा? ये बीच वाली लेयर लगाएगी, तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसके ऊपर वाली लेयर की बात करें तो इसके ऊपर थोड़ा कम फ्रिक्शन लगेगा, इसके ऊपर थोड़ा कम लगेगा, इसके ऊपर और कम लगेगा, इसके ऊपर और कम लगेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने लग जाती है। ओके, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो लेयर की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। ओके, फ्रिक्शन कम होता जाएगा तो लेयर की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये सरफेस है ना, इसका डर रहता है, सभी लेयर्स को इसका डर रहता है। तो इसके पास में जो लेयर है उसको ज़्यादा डर लगेगा, उसके दूर वाली लेयर है इसको थोड़ा कम डर लगेगा, इसके दूर वाली को कम डर लगेगा, और दूर वाली को कम डर लगेगा, और जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है इसको सबसे कम डर लगेगा। तो जितना कम डर रहेगा उतनी इधर उधर घूमेगी वो लेयर्स, भागती रहेगी, खेलती रहेगी। और इसका जिसको डर रहेगा, ये पास वाली लेयर है, इसको बहुत ज़्यादा डर रहेगा, तो ये खेलेगी नहीं, चुपचाप एक जगह बैठी रहेगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसलिए यहाँ पर ये प्रोफाइल रियल फ्लूइड के लिए प्रोफाइल कुछ ऐसे हो जाती है, सरफेस के पास में तो बिल्कुल ज़ीरो, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रोफाइल इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो रोकने की कैपेसिटी है ना, लेयर्स को, एक दूसरी लेयर्स को रोकने की कैपेसिटी है। देखो ये शियर स्ट्रेस लग रहा है, ये एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई, चौथी लेयर ये हो गई। तो इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगा हुआ है, शियर फोर्स लगा हुआ है इनके बीच में, ये शियर फोर्स ही विस्कोसिटी होती है एक तरीके से। ये जो शियर फोर्स लगने से जो फिनोमिना बन रहा है ना, लेयर्स का डिफॉर्मेशन होने से रोक रहा है, लेयर्स को आगे जाने से रोक रहा है, इसी फिनोमिना को, इसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी विस्कोसिटी क्या है। एक तरीके से विस्कोसिटी का मतलब है अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब जो फ्लूइड है ना वो गाढ़ा है, अपना गाढ़ा, गाढ़ा मतलब ऐसे, मतलब समझते हो ना, गाढ़ा। और अगर विस्कोसिटी कम है इसका मतलब जो फ्लूइड है ना वो पतला है। ऐसा जैसे मान लो हम बात करेंगे शहद की और उसकी बात करेंगे हम, मान लो हम शहद की और दूध की बात करते हैं, मिल्क की। ओके, हनी और मिल्क की बात करेंगे। ओके, तो ये जो शहद है ना, इसके लिए जो म्यू की वैल्यू है, विस्कोसिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और जो मिल्क है इसकी विस्कोसिटी क्या है? कम है।
क्योंकि मिल्क है ना पतला होता है, पतला होगा तो इनके बीच में जो लेयर्स होती है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो कम होगा। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो लेयर्स को डिफॉर्म होने के जो कैपेसिटी है वो भी कम होगी, और वो कम होगी तो विस्कोसिटी भी इसकी कम होगी। शहद है, शहद के बीच की लेयर्स में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो लेयर्स का डिफॉर्मेशन होने से भी ज़्यादा रजिस्टेंस देगा, वो डिफॉर्मेशन नहीं होने देगा, तो इसके अंदर जो विस्कोसिटी जनरेट होगी वो भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो विस्कोसिटी यहाँ पर म्यू से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बता दिया ये चीज़। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होने से जो फ्लूइड का रेजिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं? और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेज। इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेज के कारण जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है वही क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस डायग्राम को समझ लिया, जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो किस तरीके से होगा ये हमने देख लिया। अब देखो ऊपर वाली लेयर थोड़ी तेज चलेगी, नीचे वाली लेयर धीरे रहेगी। तो नीचे वाली लेयर में हम मान लेते हैं कि यू स्पीड से चल रही है, तो जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या चलेगी? यू प्लस डी यू, थोड़ी सी स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसका थोड़ा सा डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन के ऊपर हम नहीं जाएंगे, आपको पता है क्यों नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आ जाता है डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में नीचे वाली लेयर और टॉप, सबसे बॉटम वाली लेयर और टॉप वाली लेयर है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है वो है डी थीटा। ओके, तो टाइम के रेस्पेक्ट में किसी डी टी टाइम में एंगल कितना बन रहा है इज इक्वल्स टू स्पीड, इसकी नीचे वाली लेयर की स्पीड कितनी है और जो फ्लो की डेप्थ है वो कितनी है, वो इसका रेशियो है। इनको ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, डी थीटा तो क्या है? टॉप वाली और बॉटम वाली लेयर के बीच का एंगल है, और डी टी क्या है? टाइम के रेस्पेक्ट में कि कितने टाइम में ये डी थीटा एंगल बना। और डी यू क्या है? नीचे वाली लेयर की स्पीड है। ओके, मतलब नीचे वाली लेयर की स्पीड नहीं है, डी टी टाइम में कितना फ्लो का डिफरेंस आ रहा है वो है। देखो यू है यहाँ पर, अभी मैंने तो कुछ गलत बोल दिया था, ये यू है और ऊपर भी यू है, तो नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर में डी थीटा और डी टी टाइम के अंदर कितना डिफरेंस आ गया? डी यू का डिफरेंस आ गया, तो डी यू डिवाइडेड बाई ये जो डिफरेंस आया वो कितनी डेप्थ में आया, फ्लो की कितनी डेप्थ हो रही है जब आया, डी वाई डेप्थ का फ्लो रहा है उसमें ये डिफरेंस आया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ वो। तो ये जो डी थीटा अपॉन डी टी है ये होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, नाम याद रखना है इसका, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और डी यू अपॉन डी वाई है, ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है फाई। इसको किससे डिनोट करते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट फाई से डिनोट करते हैं। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में एक जगह पर मैंने आपको इसे बताया था कि फ्लूइड्स के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सॉलिड्स के अंदर तो क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर सॉलिड्स में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन फ्लूइड के केस में क्या होता है? जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। ओके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि बाद में आएगा तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ये होता है। ओके, डी थीटा अपॉन डी टी, और ये होता है डी यू अपॉन डी वाई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके से रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बराबर होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट फाई के। ओके,